माँ को भी रखूंगी, सास को भी रखूंगी। वर्षा और पंकज की शादी होने वाली थी। इसी बीच वर्षा ने एक जिद पकड़ ली। माँ कुछ नहीं होता, मैं बोल रही हूँ ना कि आप मेरे साथ ही रहोगे। अब पिताजी के जाने के बाद भैया भाभी अलग रहने लगे हैं, तो आप अकेले थोड़ी रहोगे। जब पंकज जी की मम्मी हमारे साथ रहेंगी तो मैं आपको भी तो अपने साथ रख सकती हूँ। अरे वर्षा, वो तेरी सास है, ससुराल में वो अपने बेटे के साथ रह सकती हैं। हाँ वही तो मैं कहना चाहती हूँ माँ, जब वो अपने बेटे के साथ रह सकती है तो मैं भी तो अपनी माँ को अपने साथ रख सकती हूँ। वर्षा नहीं मानी और उसने पंकज और उसकी माँ से इस बारे में पहले ही बात कर ली। मुझे लगता है आप दोनों को इस बात से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमें भला क्या परेशानी होगी वर्षा, ये घर उतना ही तुम्हारा है जितना कि पंकज का। ठीक है वर्षा, शादी के बाद मम्मी जी हमारे साथ ही रहेंगी, जैसा कि तुम चाहती हो। कुछ दिनों बाद वर्षा की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और वो दिन आ ही जाता है जब वर्षा ससुराल आती है। भैया बस यही फिट करना है एसी। अरे वर्षा, तुम हमारा एसी उतरवा कर माँ के कमरे में क्यों लगा रही हो? देख नहीं रहे हो कितनी गर्मी हो रही है? सासू माँ ना जाने इतनी गर्मी में कैसे सोती होंगी। मैं अपनी माँ को गर्मी में नहीं सुला सकती, इसलिए ये वाला एसी माँ के लिए, और मैंने वो एक नया एसी अपने लिए ऑर्डर कर दिया है। बस आता ही होगा, वो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से मंगवाया है। तुम एसी खरीदने के लिए मेरा कार्ड मांग रही थी? हाँ वही तो। अच्छा, एसी वाला भैया माँ के कमरे में एसी लगा रहा है, फिर नया एसी भी लगवाना है, जरा मैं वो लगा लूं? वर्षा, तुम्हें पता है माँ एसी में नहीं सोती है, उन्हें एसी में ठंड लगती है, उनके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। देखो पंकज, अब मैं अपनी मम्मी के बारे में भी तो सोचूंगी ना, उन्हें गर्मी लगती है। मेरे लिए तो दोनों माँ बराबर है ना, फिर मैं एक के बारे में कैसे सोच सकती हूँ। और कुछ ही देर में सास के कमरे में एसी लग जाता है। वर्षा के खुद के घर में एसी नहीं था, पर यहाँ आते से ही उसने नया एसी भी खरीद लिया। खाली एसी ही नहीं, उसने तो अपनी सास के कमरे का पुराना बेड बेचकर अपनी माँ के लिए नया डबल बेड भी खरीद लिया। ऐसा लग रहा था मानो वर्षा अपने पति और अपनी सास की केयर करने की बजाय अपनी माँ की ज्यादा केयर कर रही है। माँ, तुम बाहर सोफे पर क्यों सो रही हो? वो बेटा, एसी में नींद नहीं आ रही थी इसलिए बाहर आ गई। मैं अभी माँ जी को बोल देता हूँ, वो एसी बंद कर देंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे अच्छा नहीं लगता मुंह पर मना करना। वैसे भी मैं यहाँ आराम से सोफे पर सो जाऊंगी, तू चिंता मत कर, तू भी जाकर सो जा, सारा दिन ऑफिस का थका हुआ होता है। पंकज कमरे में आया और बिना वर्षा से कोई बात किए सोने लगा। क्या हुआ पंकज, आज जल्दी सो रहे हो तुम? हाँ नींद आ रही है, सोने दो, तुम भी सो जाओ। वर्षा ये समझ नहीं पा रही थी कि वो अपनी माँ की वजह से अपनी नई नई शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां खड़ी कर रही है। उसे तो शादी के बाद भी बस अपनी माँ का ख्याल बाकी सबसे पहले आता था। बहन जी, करेले आलू की सब्जी के साथ रायता डाल दूं? आज करेले बनाए हैं। हाँ बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें करेले नहीं खिलाऊंगी, मैंने इडली सांभर ऑर्डर कर दिया, हम वही खाएंगे। वर्षा की सास रसोई में आ गई और रसोई समेटने लगी। अक्सर ऐसा ही होता था। वर्षा और उसकी मम्मी सारा दिन या तो बाजार में बिता आती या कमरे में एसी चलाकर टीवी देखती रहती, और सास सारा दिन गर्मी में काम करती रहती। अब पंकज से देखा नहीं गया और फिर एक शाम 25,000 का बिजली का बिल, इतना बिल तो आज तक कभी नहीं आया। पंकज अपने कमरे में गया तो वर्षा कमरे में नहीं थी। फिर वो दूसरे कमरे में गया तो देखा एसी चल रहा था, पर एसी में बैठने वाला कोई था ही नहीं। पंकज ने एसी का बटन बंद किया और कमरे से बाहर आया तो उसने देखा माँ रसोई में शाम का खाना बना रही है और वर्षा अपनी मम्मी के साथ बाजार से आ रही है। वर्षा कहाँ गई थी? क्यों, क्या हुआ? बाजार गई थी कुछ शॉपिंग करने। माँ इतनी गर्मी में अकेली रसोई में लगी हुई है और तुम उनकी हेल्प करने की जगह मार्केट चली गई। अरे तुम ये किस तरह से बात कर रहे हो पंकज? पंकज शांत हो जा बेटा। माँ एक सेकंड, माँ जी आपने एसी चलाया था, आप जाते समय एसी बंद नहीं करके गए थे। वो दामाद जी मैं भूल गई। तो क्या हो गया, इतना तूफान थोड़ी आ गया, किसी से भी गलती हो जाती है, माँ से भी हो गई, इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? चिल्ला नहीं रहा, बस बोल रहा हूँ कि इन्हीं गलतियों की वजह से बिजली का बिल सीमा पार हो गया। मेरी इतनी हैसियत नहीं वर्षा की मैं 80,000 की तनख्वाह में हर महीने 25,000 के बिजली के बिल भर पाऊं। मुझे फ्लैट की लोन की किश्त भी भरनी होती है, वो भी 35,000 है। बाकी घर का राशन, गैस का बिल और काम वाले के पैसे नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी लापरवाही की वजह से क्रेडिट कार्ड के मुझे इस महीने 90,000 भी भरने हैं, वो मैं सेविंग कैसे करूंगा? दामाद जी मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए मेरी वजह से। अरे नहीं नहीं बहन जी, पंकज तो बस गुस्से में। माँ जी मैं आपको जाने के लिए नहीं कह रहा, बस लापरवाही ना हो ये समझा रहा हूँ। अब हम आपको नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? पर अब तक वर्षा पूरी तरह से जल भुन चुकी थी। वो गुस्से में कमरे में चली गई। वर्षा की माँ कमरे में गई और अपना सामान पैक करने लगी। बहन जी अगर आप चली गई तो पंकज और वर्षा के रिश्ते में खटास आ जाएगी। वर्षा तुरंत दरवाजा खोलकर आई और माँ की अटैची खींच ली। माँ तुम कहीं नहीं जाओगी, अगर तुम गई तो मैं भी यहाँ नहीं रुकूंगी।
इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ना ही तुम मेरी अपनी थी वर्षा, और ना ही आपने माँ जी इस घर को अपना माना। मतलब मैं अपनी परेशानी भी शेयर नहीं कर सकता। मेरे ऊपर काम का बोझ है, ऊपर से फालतू खर्चे मेरी कमर तोड़ रहे हैं, तो मैं क्या करूं? रोकू भी नहीं। आप दोनों इस घर को छोड़कर जाना चाहते हैं तो ठीक है, आप दोनों जा सकते हैं। वर्षा और उसकी माँ को एहसास हुआ कि शायद दोनों ने ही गलती की है। अगली सुबह एक अलग नजारा था। वर्षा की माँ और सास दोनों किसी पूजा की तैयारी कर रही थी। वर्षा रसोई में प्रसाद बना रही थी। माँ आज कुछ है क्या? हाँ बेटा, आज घर में सत्यनारायण की पूजा रखी है। तेरी आज ऑफिस की छुट्टी है ना, तो सोचा आज सब मिलकर एक साथ पूजा में बैठेंगे। सुनिए, पंडित जी आने वाले होंगे, आप भी तैयार हो जाओ। पर अचानक? पंकज बेटा, आज की पूजा हमने तुम दोनों की शादीशुदा रिश्ते में प्रेम और शांति तथा इस परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखी है, इसलिए तुम दोनों को पूजा में बैठना है। वर्षा कमरे में जाती है और पंकज से माफी मांगती है। पंकज जी, आई एम सॉरी, आप बहुत अच्छे हो, बस मैं ही गलत थी। मैंने अपनी माँ और सासू माँ को एक बराबर नहीं समझा, जबकि आपने एक बेटे की तरह दोनों को बराबर समझा। माँ मेरे साथ इस घर में रहने आई, ये फर्ज भैया का था कि माँ उनके साथ रहे, पर आपने ये फर्ज निभाया। मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी फैमिली मिली। अब मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। मैं कभी भी माँ और माँ जी के बीच फर्क नहीं करूंगी। दोनों की केयर बराबर होगी, प्रॉमिस। मेरी वजह से माँ जी को कोई तकलीफ नहीं होगी। वर्षा, थैंक यू, तुमने मुझे समझा। मेरे लिए जैसी माँ है वैसी ही माँ जी भी हैं। हम दोनों बहुत लकी हैं जो दो माँओं का आशीर्वाद हमारे साथ है। अब एक दूसरे के प्यार और साथ से हम इस घर में ढेर सारी खुशियों का स्वागत करेंगे। पंकज और वर्षा अपनी दोनों माँओं के साथ पूजा में बैठते हैं और भगवान के आशीर्वाद के साथ अपनी दोनों माँओं का भी आशीर्वाद लेते हैं। वृंदा का दो बेटियों के सिवा दुनिया में कोई नहीं था। बड़ी बेटी सुनैना ने एक अमीर लड़के आकाश से लव मैरिज कर ली और वो शहर में रहने लगी। कुछ समय पहले संजोग से वृंदा की छोटी बेटी वर्षा की शादी भी उसी शहर में एक साधारण परिवार में हो गई, जिस शहर में उसकी बड़ी बहन ब्याही थी। काफी समय से वृंदा अपनी दोनों बेटियों से मिली नहीं थी, इसलिए इस बार वो अपनी बेटियों से मिलने के लिए शहर जा रही थी। रामलाल, देख, बेटियों के घर जा रही हूँ। बढ़िया लड्डू और मठरी बना कर देना। देसी घी में कोई कमी मत छोड़ना। शहर से लौटकर पूरे पैसे दूंगी। चिंता मत करो वृंदा बहन, मिठाई में कोई कमी नहीं आएगी। तुम्हारी बेटियों के ससुराल वाले तारीफ के पुल बांध देंगे। मैं ऐसी मिठाइयाँ तैयार करके दे रहा हूँ। हाँ, अच्छा, चलो, जब मिठाइयाँ तैयार हो जाएं तो मुझे घर दे जाना। मुझे कल सुबह की बस से निकलना है। अगले दिन सुबह की बस से वृंदा शहर में रहने वाली अपनी बड़ी बेटी सुनैना के घर पहले जाती है। वृंदा ने अपनी दोनों बेटियों को नहीं बताया था कि वो आने वाली है। अचानक अपनी माँ को आया देख उसकी बड़ी बेटी सुनैना का मुंह बन जाता है। माँ, तुम, और अचानक तुमने मुझे आने से पहले बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा कि मैं तुझे अचानक से आकर आश्चर्यचकित कर दूंगी। मेरा आना अच्छा नहीं लगा बेटी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है माँ। वो तुम तो जानती हो मैं इतने बड़े परिवार की बहू हूँ। हमारे घर में बड़े बड़े मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। अब अचानक से तुम आ गई हो तो मुझे सब कुछ देखना पड़ेगा ना। आज आकाश जी के कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं तो उनके लिए चाय नाश्ता भिजवा रही हूँ। मैं एक काम करूँ, तुम मेरे कमरे में जाकर बैठो, मैं रामू के हाथ तुम्हारे लिए चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। हाँ बिटिया, पहले तुम दामाद जी के दोस्तों को देखो। मैं तुम्हारे कमरे में बैठी हूँ और चाय नाश्ते की चिंता मत करो। मैं अपने साथ पराठे और अचार बांध कर लाई थी, मुझे इतनी भूख नहीं है। अरे सुनैना, याद आया, मैं तुम्हारे लिए रामलाल हलवाई के बेसन के लड्डू और मठरी लाई हूँ, तुम्हें पसंद। माँ, मैंने तुमसे कहा ना कि आकाश के फ्रेंड्स आए हुए। ये फालतू बातें मैं बाद में करूंगी, अभी तुम मेरे कमरे में जाकर बैठो। और हाँ, ये तामझाम यहाँ मत खोल देना। सुनैना की बातें सुनकर वृंदा का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप उसके कमरे में जाकर बैठ गई। अगले 2 घंटे तक कमरे में कोई भी नहीं आया। किसी ने एक गिलास पानी भी वृंदा को नहीं पूछा। काफी देर बाद सुनैना का पति आकाश कमरे में आया तो उसने वृंदा को वहां बैठे देखा। अरे माँ जी, आप कब आए? आप प्रणाम। बस जीते रहो बेटा, बस थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। सुनैना ने यहाँ बैठने के लिए बोला था। वो आपके दोस्त आए हुए थे, इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आई। हाँ, वो मेरे फ्रेंड्स आए हुए थे, बस अभी अभी गए हैं। मेरे दोस्त की आज शादी की सालगिरह है। सॉरी माँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम आई हुई हो। क्या करूँ, इतने सारे काम है, कुछ ध्यान ही नहीं रहता। अच्छा माँ, मैं कह रही थी कि तुम रामू से कहकर कुछ खाने का बनवा लेना। मम्मी जी होते तो आपका साथ हो जाता, वो भी अपनी बड़ी बहन के घर गई है। तभी तो मैं कह रही थी कि आप बता कर आती, आप बिना बताए आ गई।
रामू, माँ को चाय नाश्ता दे दो, फिर रात का खाना। नहीं नहीं बेटा, मैं वैसे भी एक ही दिन के लिए आई हूँ, सोच रही हूँ रात वर्षा के घर रुक जाऊं। तुमसे और दामाद जी से तो मिल ही ली हूँ, बच्चे भी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? बच्चे भी मम्मी जी के साथ गए हैं, वो 2 दिन की छुट्टियां थी ना, इसलिए। माँ, मैं तैयार हो जाऊं, बहुत लेट हो रहा है। हाँ हाँ जरूर। दामाद जी, ज्यादा कुछ तो नहीं लाई मैं, ये शगुन के थोड़े पैसे मेरी तरफ से आशीर्वाद समझ कर रख लो। सुनैना, सबके लिए लड्डू और मठरी लाई थी, खा लेना। बच्चों को मेरा प्यार देना। ये एक लिफाफा तुम रखो, फिर पता नहीं कब मिलना हो। क्या माँ, तुम आज भी 101 रुपए का लिफाफा देती हो? एक काम करो, ये लिफाफा वर्षा को दे देना, उसे पैसों की जरूरत रहती है। आकाश, तुम भी पैसे माँ को लौटा दो, दिनेश को देने के काम आएंगे। हाँ हाँ। अरे ऐसे क्यों बेटा, ये तो तुम दोनों के लिए। सुनैना, सुनो तो बिटिया। माँ, मैं पहले ही बहुत लेट हो गई हूँ, मेरा ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट है, मुझे रेडी होकर आकाश के साथ निकलना है। मैं आपको बिल्कुल नहीं सुन सकती। और हाँ, अगर खाना खाने का मन हो तो खाकर चली जाना, वरना रामू से कहकर जाना। कहीं ऐसा ना हो कि आप बिना बताए चले जाओ और घर का गेट खुला रहे। आजकल चोरों का कोई भरोसा नहीं है। कितने अरमानों से वृंदा अपनी बड़ी बेटी सुनैना से मिलने आई थी, पर सुनैना ने आज जिस तरह का बर्ताव किया, उससे वृंदा को बहुत दुख हुआ। उसने बड़ी बेटी के घर का पानी भी नहीं पिया, बस नौकर से कहकर घर से बाहर निकल आई। वृंदा की आंखों में आंसू थे। वो सोचने लगी कि अब बड़ी बेटी के घर तो मैं इस तरह से मिलकर आई हूँ, अब छोटी बेटी के घर कैसे जाऊं? वृंदा सड़क पर चलते चलते अभी सी सोच में थी कि तभी उसके आगे एक ऑटो रिक्शा आकर रुका। ऑटो रिक्शा दिनेश का था, क्योंकि दिनेश ऑटो रिक्शा चलाता था। माँ जी, आप यहाँ सड़क पर आपको देखकर मैं बहुत अचंभित हूँ। आप शहर आए हो और आपने बताया तक नहीं। आओ यहाँ ऑटो में बैठो, धूप तेज है। अब बस मैं वर्षा से मिलने ही जा रही थी, सोचा पहले सुनैना से मिल लूं। सुनैना से मिलकर वापस लौट रही थी। अच्छा, तो ये बात है। चलो फिर तो बहुत खुशी की बात है। वर्षा आपसे मिलेगी तो बहुत खुश होगी। आप ऑटो में बैठो, मैं सामने की दुकान से ठंडा पानी लाता हूँ। दिनेश दौड़कर सामने की दुकान से ठंडे पानी की बोतल लेकर आता है और वृंदा को देता है। दिनेश ऑटो में चलते चलते वृंदा से बातें करता रहा। वृंदा के चेहरे पर थोड़ी उदासी और थोड़ी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद दिनेश वृंदा को लेकर घर पहुंचता है। माँ, तुम अचानक कितने समय बाद तुम्हें देख रही हो। माँ, तुम नहीं जानती तुम्हें देखकर मैं कितनी खुश हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत उदास हो गई थी। मैं तो इनसे कब से कह रही थी कि मुझे माँ से मिलवाने ले चलो, पर आज तुम्हें देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। तुम अचानक आई और मुझे बताया भी नहीं। मुझे पता है तुम पहले सुनैना दीदी से मिलने गई होगी। मैं छोटी हूँ ना, इसलिए मेरा नंबर बाद में आता है। हाँ, ये तो सच है, मैं पहले सुनैना से ही मिलने गई थी, बस वहां से ही आ रही हूँ। फिर तो तुमने वहां पर ढेरों पकवान और मिठाइयाँ खा ली होंगी। अब मेरे घर की रूखी सूखी थोड़ी खाओगी। वैसे बताओ ना माँ, मैं तुम्हारे लिए आज तुम्हारी पसंद का क्या बनाऊं? वृंदा ने एक ठंडी आह भरी और धीरे से बोली, एक कप अदरक वाली चाय बना दे, घुटनों में बहुत दर्द है। माँ, हाँ हाँ, चाय तो मैं बना ही रही हूँ। सुनो, माँ के लिए बाजार से समोसे ले आओ, लगता है माँ ने कुछ नहीं खाया। हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं दामाद जी, आज समोसे नहीं, रामलाल हलवाई के लड्डू और मठरी चाय के साथ खाएंगे। रामलाल हलवाई के लड्डू और मठरी? माँ, मैं ये कब से खाने के लिए तरस रही थी। मुझे तो ये बहुत पसंद है। मैं जल्दी से चाय बनाकर लाती हूँ, फिर तीनों मिलकर खाएंगे। वर्षा कुछ कुछ समझ तो गई थी, पर उसने पूछना सही नहीं समझा। उसे पता था कि अगर वो पूछेगी तो माँ को दुख होगा, इसलिए वो अपनी माँ के चेहरे पर जितनी खुशी ला सकती थी उतनी लाने की कोशिश कर रही थी। इसमें दिनेश भी उसका साथ दे रहा था। अगले कुछ दिनों तक वृंदा अपनी छोटी बेटी और दामाद के पास ही रही। दोनों ने उसे पूरा शहर घुमाया, शॉपिंग करवाई, अच्छी अच्छी साड़ियां खरीद कर दी। जितना उन दोनों से बन पड़ता था उन दोनों ने किया। जाते जाते वृंदा ने अपने आप से एक फैसला लिया। वृंदा ने गांव वापस जाते ही अपना घर और जमीन अपनी छोटी बेटी वर्षा के नाम कर दी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बड़ी बेटी बहुत अमीर है, उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर वो उसे कुछ देगी भी तो उसकी बड़ी बेटी उसे दुत्कार देगी। कहते हैं जिस चीज की जिसे जरूरत होती है वही उस चीज की कदर करता है। वर्षा का दिल बहुत बड़ा था और उसे कहीं ना कहीं रिश्तों की अहमियत भी थी, इसलिए वृंदा ने अपनी छोटी बेटी वर्षा की मदद करना ही सही समझा और अपनी जमीन जायदाद की मालकिन अपनी छोटी बेटी वर्षा को बना दिया।